नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। आज हम सवाल सिर्फ एक वेतन घोटाले का नहीं करेंगे। आज सवाल सीधे उस भ्रष्ट सिस्टम की छाती पर पैर रखकर पूछने का है जिस पर सूबे के करोड़ों लोगों का भरोसा टिका है। बस्तर, जहां हमारे जाबाज जवान गोलियों की तड़तड़ाहट और बारूद के बीच अपनी जान हथेली पर रखकर 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसी बस्तर में खाकी की आड़ में वर्दी की ओट में 2 करोड़ रुपए की महालूट मची थी। और सबसे शर्मनाक बात आप जानते हैं क्या? रक्षकों के भक्षक बनने का यह घिनौना खेल पिछले करीब 3 सालों से पुलिस के नाक के नीचे चल रहा था, लेकिन सरकारी सिस्टम पूरी तरह अंधा, बहरा और गूंगा बना रहा। इंसानी आंखें, बड़े बड़े ऑडिटर्स और अफसरों के दस्तखत जिस सच को दबाए बैठे थे, उसे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक डिजिटल जासूस ने दबोच लिया है। अब सवाल यह है कि जब 3 साल से पुलिस विभाग के भीतर ही 2 करोड़ की खुली लूट मची थी, तो गृह विभाग के आला अधिकारी और उनकी मॉनिटरिंग टीमें क्या दफ्तर में भांग की गोलियां खाकर सो रहे थे? उनकी आंखें क्यों नहीं खुली? क्या अब वो वक्त आ गया है कि इन भ्रष्ट इंसानी अफसरों पर भरोसा करना पूरी तरह बंद कर दिया जाए और सूबे के हर छोटे बड़े विभाग का ऑडिट इस एआई मशीन से अनिवार्य कर दिया जाए? इसी घोटाले का परत दर परत खोलेंगे, लेकिन दिखाते सबसे पहले एक रिपोर्ट। यह कोई मामूली हेरा फेरी नहीं है, यह बाकायदा दिमाग लगाकर खेला गया एक डिजिटल डाका था। और इस महा घोटाले को अंजाम देने वाले कोई बाहरी अपराधी नहीं, बल्कि पुलिस महकमे के अपने ही 3 मुखबिर थे। आरोपियों के नाम नोट कर लीजिए: गिरीश राय, राजकुमार कटलाम और हेमंत मैथ्यू। ये तीनों पुलिस विभाग में कांस्टेबल है। इनमें से मास्टरमाइंड गिरीश राय जगदलपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सैलरी सेक्शन में असिस्टेंट के पद पर तैनात था, यानी बस्तर के जवानों के खून पसीने की कमाई का रिमोट कंट्रोल इसी के हाथ में था। आरोपी के अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2026 के बीच इन 3 सालों में तीनों ने मिलकर सरकारी खजाने से 1.5 से 2 करोड़ रुपए साफ कर दिए। अब समझिए कि खेल 3 साल तक किसी की नजर में क्यों नहीं आया। आरोपियों की चालाकी बेहद शातिर थी। बस्तर में पुलिस कर्मियों की ट्रांसफर, नई पोस्टिंग और स्टाफ की संख्या लगातार बदलती रहती है, जिससे हर महीने का सैलरी बजट बदल जाता है। इसी का फायदा उठाकर गिरीश राय डिजिटल सैलरी रिकॉर्ड प्रोसेस होने से ठीक पहले उसमें हेरफेर कर देता था। हर महीने तीनों की सैलरी में चुपके से थोड़ी थोड़ी रकम बढ़ा दी जाती थी। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों की हेकड़ी तब धरी की धरी रह गई जब बस्तर के एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने मैनुअल जांच के बजाय एआई टूल्स से ऑडिट कराने का फैसला किया। लगभग 2000 कर्मचारियों के भारी भरकम सैलरी डेटा को जब इस जासूस मशीन में डाला गया तो इंसानी आंखें भले ही धोखा खा गई, लेकिन एआई ने महज कुछ सेकंड्स में इस पूरे फर्जीवाड़े पर 3rd डिग्री चला दी। एक एक करके वो सारी संदिग्ध एंट्री और फर्जी ट्रांजैक्शन स्क्रीन पर लाल निशान के साथ तैरने लगे, जिन्हें बरसों से फाइलों में दफन करने की साजिश रची जा रही थी। सूचना मिली थी कि ऑडिट के दौरान ये पता चला कि वेतन शाखा में कुछ अनियमितताएं हैं। सूचना मिलने पर एक प्राथमिक जांच कराया गया था डीएसपी हेडक्वार्टर के द्वारा। जांच में ये तथ्य पाया गया है कि पिछले कुछ समय से जो वेतन शाखा में एक हमारा सहायक बैठता था, गिरीश राय, उसके द्वारा वेतन आहरण के समय जो सॉफ्ट कॉपी रहती है उसमें एडिट करके अपने एवं अपने 1-2 साथियों का वेतन बढ़ा करके आहरण किया जा रहा था। इस संबंध में उनसे भी पूछताछ हुई और उसके बाद जब उसने इस मामले में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी दी, जब उसने कबूल किया कि उसने ऐसा किया है कुछ समय से, तो उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके उसके साथ में 2 और हमारे ऑफिस के ही कर्मचारी हैं, राजकुमार कतलम और हेमंत मैथ्यू। ये भी विभिन्न शाखाओं में पदस्थ थे और इन लोग तीनों ने मिलकर के कुछ समय से ये काम किया था और तीनों को ही जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया है। इस मामले में विवेचना भी जारी है। फिलहाल जो हम लोगों को इनके खातों से जानकारी मिली है उसके हिसाब से लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच का आहरण पिछले 2 सालों में किया गया है विभिन्न खातों से। कुछ ऐसे भी लोगों के नाम आए हैं, मतलब जानकारी आई है, जिनको उन्होंने लोन देने के नाम पे कुछ उनकी सैलरी में एक्स्ट्रा पैसे डाल दिए और उनसे फिर कैश में लोन वापसी के नाम पे पैसे ले लिए।
ऐसे लोगों की भी सूची बना करके उनसे भी पूछताछ की जा रही है और आगे चल के जो भी इसमें अपडेट होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मां खुलासे के बाद तीनों आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और सरकारी फंड के गबन की संगीन धाराओं में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जेल तो ये चले गए, लेकिन डे न्यूज प्लस आज उस निकम्मे सिस्टम से सीधे और सबसे तीखे सवाल पूछ रहा है। सवाल नंबर 1, जब 3 साल से पुलिस विभाग के भीतर ही 2 करोड़ की खुली लूट मची थी, तो गृह विभाग के आला अधिकारी और उनकी मॉनिटरिंग टीमें क्या दफ्तरों में भांग खाकर सो रही थी? उनकी आंखें क्यों नहीं खुली? सवाल नंबर 2, जिन ऑडिटर्स ने पिछले 3 सालों से दागदार फाइलों कॉलिंग बिल का सर्टिफिकेट दिया, क्या उन्हें भी इस कथित घोटाले में उनका हिस्सा मिल रहा था? उन ऑडिटर्स पर कार्रवाई कब होगी? सवाल नंबर 3, अगर बस्तर जैसे सबसे अलर्ट और अति संवेदनशील इलाके की पुलिस के खजाने में इतनी आसानी से सेंध लग सकती है, तो राज्य के बाकी सरकारी विभागों का क्या हाल होगा? वहाँ भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी दीमक लगी बैठी है? सवाल नंबर 4, क्या वो वक्त आ गया है कि इन भ्रष्ट इंसानी अफसरों पर भरोसा करना पूरी तरह बंद कर दिया जाए और सूबे के हर छोटे बड़े विभाग का ऑडिट इस एआई मशीन से अनिवार्य कर दिया जाए? लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि घोटाला सिर्फ 3 कांस्टेबलों तक सीमित नहीं हो सकता। कांग्रेस पूछ रही है कि 3 साल तक पुलिस विभाग की नाक के नीचे करोड़ों की लूट होती रही और गृह विभाग सोता रहा। क्या इसमें कुछ बड़े अधिकारियों और सफेद पोशों का भी हाथ है? सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं कराती? पलटवार करने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि यह घोटाला अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ था, यानी इसकी जड़ें पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही जम चुकी थी। हमारी सरकार आते ही हमने तकनीक और एआई का इस्तेमाल किया और इस भ्रष्टाचार को बेनकाब कर दिया। कांग्रेस के समय जो दीमक सिस्टम को खोखला कर रहे थे, आज हमारी सरकार उन्हें जेल भेज रही है। यह मामला सिर्फ 2 करोड़ रुपए का नहीं है, यह जनता के खून पसीने की कमाई की सुरक्षा का है। बस्तर पुलिस ने पहली बार एआई का इस्तेमाल करके अपने ही महकमे के दागियों को पकड़ा है। कदम सराहनीय है। मामला अदालत के पाले में है और न्यायिक प्रक्रिया ही अंतिम सच तय करेगी। लेकिन इस डिजिटल प्रहार ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचारियों की उम्र लंबी नहीं है। जो चाहे जितना भी शातिर हो, तकनीक की तीसरी आंख से बचना नामुमकिन है। अब देखना यह है कि सियाही प्रहार के बाद महकमे के और किन किन बड़े मगरमच्छों और सफेद पोशों पर गाज गिरती है। ये न्यूज प्लस इस खबर के हर कोने पर पैनी नजर बनाए रखेगा। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से रामू नेताम जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनाली गुहा जी हैं, साइबर एवं लॉ एक्सपर्ट हैं, आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत है। रिंकी पांडे जी है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत है। रामू जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि एआई ये कथित गड़बड़ी पकड़ ली है, लेकिन सवाल ये है कि अगर एआई इतने ही सक्षम था तो इसे पहले क्यों नहीं लागू किया गया? क्या यह स्वीकार नहीं कि पुरानी निगरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी? देखिए, पहले तो अरुण जी और हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता रिंकी पांडे जी और सोनाली जी को नमस्कार करता हूं। और देखिए अरुण जी, ये जो घटना है, ये आपको मैं बता दूं अक्टूबर 2023 से ये लगातार चलती रही। तो उस समय ये कहीं ना कहीं जो पूर्व सरकार जिनकी रही, तो उस समय से इन लोग की जो स्थिति मजबूत रही होगी और अभी ये ऐसे कारनामा को अंजाम देते गए। ये चलता गया। जैसे ही हमने हमारी जो सरकार जी उस पे बिल्कुल तंज कसते हुए ऐसे जो अपराधी किए हैं जिनको पर सीधा न्याय के माध्यम से धरपकड़ करके इनको सीधा मतलब कार्रवाई करने का काम किया जी। ये अगर हमारी सरकार अगर ऐसा नहीं करती तो इनको तो छूट मिल गया होता। ये कहीं ना कहीं पूर्व सरकार से इन लोग की हौसला बुलंद हो गई थी जी। ये इसमें जो मास्टरमाइंड है,
आपका गिरीश राय जी और राजकुमार कटलन जी और हेमंत मेहता, कहीं ना कहीं ये अपने आप को बहुत एकदम पूर्व सरकार परीक्षण में कहा जाए या फिर उनके जो नाकामी का है जी करते गए, जो हमारी सरकार अगर इसके प्रबल उसमें वो करके इनके ऊपर कार्रवाई की है और अगर कई लोग संलिप्त है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। बिल्कुल रिंकी जी, आप सरकार को घेर रही हैं, लेकिन ये आरोपित अवधि यानी कि जो अपराध की शुरुआत है ये तो आपके ही शासनकाल से शुरू हुई थी। क्या आप मानते हैं कि निगरानी व्यवस्था की कमजोरियां पहले से ही मौजूद थी? मैं सुन रही हूँ। क्या है कि बीजेपी की तो आदत है, अगर अपने पर आरोप लगे तो उनकी आदत है कि ठिकरा फोड़ दो सामने वाले पे और अपनी जिम्मेदारी से बच जाओ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 में से इसकी शुरुआत हुई। इन्होंने ये बात कही ना, मैं आपको बता दूं, उत्तर दे दूं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि एआई द्वारा जो इसका खुलासा हुआ है उसका हमें स्वागत करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आरोपी जो है वो चाहे कांस्टेबल हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, चाहे किसी राजनीतिक का उसको संरक्षण प्राप्त हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए जी। अब मैं बात करती हूँ कि इन्होंने जो बात कही अक्टूबर की, तो मैं इनको याद दिला दूं थोड़ा सा कि जो बीजेपी की सरकार है वो दिसंबर 2023 से है, पूरे प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और अगर कथित तौर पर गड़बड़ी मई 2026 तक हो रही है तो 2.5 साल तक गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय, वित्तीय ऑडिट और वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे थे? जी बिल्कुल, हम इसका जवाब रामू जी से। आपका पूरा सिस्टम क्या कर रहा था? जो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है ना, एआई से हमने इसका खुलासा कर दिया, ये कर दिया, तो 3 साल तक उसका पूरा निगरानी सिस्टम क्या कर रहा था? है जवाब आपके पास? बिल्कुल, हम इसका जवाब रामू जी से लेते हैं, लेकिन हमारे पास साइबर लॉ एक्सपर्ट, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। वही पूरा परतें जो है वही खोलने वाली हैं आज। मैडम, एआई ने ऐसा कौन सा पैटर्न पकड़ा जो बरसों तक इंसानी जांच की नजर से छूट गया था और एआई ने चुटकी में पकड़ लिया? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साइबर फोरेंसिक की जांच से ही रेलेवेंट है। तो आज थोड़ा इन डेप्थ लोगों को जरूर बताऊंगी कि अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसकी जांच की क्या प्रक्रिया होती है, जो कि कभी किसी टीवी चैनल पे आज तक किसी एक्सपर्ट ने बताया नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज, आपने जो सवाल किया उसका जवाब यहीं से शुरू करते हैं। इसमें एआई ने ना सिर्फ किसी अपराधी को नहीं पकड़ा, उसने सिर्फ एक पैटर्न ट्रेल पकड़ा है कि भाई ये चीजें ऐसी ऐसी हो सकती है। जैसे सपोज कर लीजिए, सेम पद के अधिकारियों की क्या सैलरी आती रही होगी, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, या फिर अपन ऑडिट ट्रेल की बात करते हैं जिसमें ये बताया गया होगा कि भाई इसी समय पे ये सैलरी डलनी चाहिए थी और सैलरी डलने के जस्ट कुछ समय पहले उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, कितने अकाउंट्स में और कितने लंबे समय से हुई है, वो ट्रांजेक्शन के कुछ पर्टिकुलर डेट के आगे पीछे ही होते होंगे या किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर के आगे पीछे होते होंगे। तो एआई ने बस उन चीजों का कंपैरेटिव एनालिसिस करके एक रिपोर्ट बताया कि यहाँ संभावित गड़बड़ी है, उसने अभी किसी व्यक्ति को फंसाया नहीं है। और अगर यदि आप बात कर ले थोड़ा सा लॉ के पर्सपेक्टिव से, तो डिजिटल डेटा के साथ छेड़खानी करना, बिना परमिशन के अपने अधिकारों का मिसयूज करना, इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ धोखाधड़ी, इसमें आईटी एक्ट 2043 अपार्ट फ्रॉम आईटी एक्ट के साथ 65, 66, इसके अलावा 75 अपने अधिकारों का मिसयूज, ये तो लगेगा ही उनके ऊपर। और ये चीजें अभी हम नहीं बता सकते कौन अपराधी क्या है, अपने तरफ से हम किसी को अपराधी नहीं ठहरा सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो भूमिका निभाने वाली चीज है वो है साइबर फोरेंसिक की जांच है। उसमें आपको कंप्लीट ये पता चलेगा कि क्या मेटा डेटा रहा, किस टाइम पे क्या टाइम स्टैम्प थे। इस विषय में भी अपन आगे चर्चा करेंगे क्योंकि आपने और 2 लोगों को बुला रखा है। फिर भी एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि इसमें मेन मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प, इसके अलावा डेटा ट्रेल्स, इसके अलावा पर्टिकुलर पूरे ऑडिट। और अगर किसी को लग रहा है कि मैं अगर कहीं कुछ अपडेट कर देता हूँ डेटाबेस में और बाकी के लॉग डिलीट कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। सर्वर पे भी लॉग बनते हैं, नेटवर्क के ऊपर लॉग बनते हैं, आपके सिस्टम के अंदर भी लॉग बनते हैं, टाइम स्टैम्प सब में मिलते हैं। तो पर्टिकुलर एक चीज के थ्रू हम किसी को अपराधी नहीं ठहराते हैं। जांच का बहुत वर्सेटाइल तरीका होता है, 4-5 जगह से वो जानकारी वेरीफाई की जाती है साइबर की जांच में। जी बिल्कुल। और रामू जी, क्या सरकार इस बात का भरोसा दिला सकती है कि जांच केवल गिरफ्तार कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगी और जहां जहां जवाबदेही बनती है वहां तक भी ये जांच की आंच पहुंचेगी? बिल्कुल अरुण जी, मैं आपको अवश्य करना चाहूंगा जी। और जो भी इस मामले में संलिप्त है उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी,
और जैसे हमारी जो सरकार है, जैसे अपराधियों के ऊपर जो भी ऐसा किए हो, चाहे जितने भी किए पूर्व सरकार में, घोटालों का पर्दाफाश करके हमारे सरकार में तत्काल कार्रवाई कर रहा है। ये मैं रिंकी जी को कहना चाहूंगा, सुशासन की सरकार है, जो भी इस मामला में लिप्त है उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगा, अगर इससे बड़े अधिकारी कर्मचारी क्यों ना हो। और मैं कहना चाहूंगा, जब जब हमारी सरकार ने ऐसे अपराधी है, ऐसे घोटाले है, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर पीछे भी, चाहे पीएचडी के मामला में देखो, चाहे अन्य जो पिछले उसमें जो घोटालेबाज हुआ हो, हमारी सरकार में अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होगा। कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा और प्रदेश की जनता को भी आश्वस्त करना चाहूंगा। बिल्कुल रिंकी जी, कांग्रेस इस मामले में संबंधित स्तरों की निष्पक्ष जांच का समर्थन करेगी, चाहे जिम्मेदारी किसी भी कार्यकाल से जुड़ी हो। देखिए, हमारा यही कहना है कि क्या सिर्फ 3 कांस्टेबल इतने बड़े स्तर पर कथित हेराफेरी कर सकते हैं, या फिर जांच को नीचे कर्मचारियों तक सीमित रखा जा रहा है? हम सिर्फ यही चाहते हैं कि 3 कर्मचारियों को जेल भेजने से काम नहीं चलेगा, पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होना चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जी। क्योंकि अभी तक जो ऑडिट रिपोर्ट जो जिन्होंने पास की जी, बिल्कुल किसने पास की, क्या उन पर गिरेगी जी? बिलों पर किस किस अधिकारियों के हस्ताक्षर हुए, क्या उन अधिकारियों पर जवाबदेही तय होगी जी कि नहीं होगी? क्या सरकार उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच कराएगी ताकि सच सामने आ सके? जी बिल्कुल। सोनाली जी इसका जवाब ले। सोनाली जी, एक बात देश की जनता जो है जानना चाहती, पुलिस अफसर भी बहुत, पूरा देश आपको देख रहा है, एआई सिर्फ अलर्ट देता है या भविष्य में ऐसे सिस्टम बनाए जा सकते हैं जो संदिग्ध भुगतान होने से पहले ही उसे रोक दे? देखिए, एआई अभी के डेट में जो इन अधिकारी ने करवाया, इन्होंने सिर्फ एक एआई के थ्रू बोल सकते हैं कि रैंडम ऑडिट उन्होंने करवाया, जिसमें एआई ने सिर्फ संदिग्ध गतिविधियां वहां पर आपको मार्क करके दी है। बट फ्यूचर में नहीं, अभी भी ऐसे सिस्टम्स बने हुए हैं जिसको आप टाइम टू टाइम शेड्यूल कर सकते हैं प्रॉपर ऑडिटिंग के लिए। बट अभी तक हमारे यहाँ शायद इम्प्लीमेंटेशन का अभाव है या जैसा भी है, बट ऐसे सिस्टम्स ऑलरेडी बने हुए हैं जो कि कुछ इंटेलिजेंसीज ऑलरेडी यूज कर रही हैं, जिसको वो टाइम टू टाइम ऑडिटिंग के लिए, टाइम टू टाइम डेटाबेस कलेक्शन, सैंपल टेस्टिंग, काफी सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करती हैं। जी बिल्कुल। रामू जी, आज आप पुलिस ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के हर विभाग का एआई आधारित ऑडिट कराया जाएगा क्या आप लोग के द्वारा, सरकार के द्वारा? क्योंकि ये पुलिस जो देश और समाज की रक्षा करने का दावा करती है, रक्षक है, उसी के अंदर ये जो है काले सफेद बिल्ले, माकड़ बिल्ले घुसे हुए हैं और जबरदस्ती चूस रहे हैं। तो अगर ये पुलिस विभाग में आए तो ये तो हर विभाग में, खासकर आदिवासी अंचलों में तो लोगों को खून चूस रहे होंगे, ये तो पकड़ में नहीं आएंगे। तो इसके लिए कौन सी तकनीक आप अपनाएंगे? क्या हर जगह एआई अपनाने जा रहे हैं? क्या कुछ आपकी नीति है? देश की जनता ये जानना चाहती है, खासकर छत्तीसगढ़ की। बिल्कुल बिल्कुल जी, इसमें ये सिर्फ ये जो अभी तो सिर्फ पुलिस विभाग में ये सामने आया है, और अन्य भी विभागों की जो अगर ऐसा स्थिति होगी तो बिल्कुल उन विभागों में भी इनके माध्यम से जांच पड़ताल होगी, और जो भी इनमें संलिप्त, जो भी इसमें लिप्त होंगे, उनके प्रति बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई होगा और किसी प्रकार से कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे इसमें बड़े से बड़े अधिकारी क्यों ना हो। इसमें मैं आपको अवसर करना चाहूंगा, और ये हमारी सुशासन की सरकार ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल नकेल कस के बैठी हुई है। बिल्कुल। रिंकी जी, अगर आपकी सरकार होती तो क्या एआई आधारित ऑडिट सभी विभागों में लागू करती? अगर हाँ तो पहले क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं कर? लेकिन एक सवाल, देखिए, लेकिन एक सवाल है मेरा जी, जो मैं रामू नेतांग जी से पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, एआई के इस्तेमाल से, एआई के खिलाफ तो हम लोग है ही नहीं जी, तो हम भी चाहते हैं कि हर विभाग में इस्तेमाल हो, लेकिन आप ये बताइए कि एआई जो है वो भ्रष्टाचार पकड़ सकता है, ठीक है, लेकिन जवाबदेही तो सरकार को तय करना है ना। जवाबदेही तो सरकार तय करेगी, मशीन ही अगर सब कुछ बता देगी तो सरकार किस काम की? बिल्कुल। 2.5 साल से क्या इंसानी सिस्टम इसको पता नहीं पा रहा था? जी सोनाली मैम, क्या एक ये जो देश हित में ये जो माकड़ बिल्ले घुसे हैं, खून चूसने वाले, ये जो भ्रष्टाचारी करप्शन में डूबे,
इनको जो है निकालने के लिए एक अलग से मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं कि क्या पूरे देश में देश के सरकारी जितने भी विभाग होते हैं एआई आधारित जो है ऑडिट है लागू करना तकनीकी और व्यवहारिक रूप से संभव हो पाएगा? क्या यह संभव है? संभव तो है, लेकिन देखिए इसके अंदर भी लूपहोल बहुत होंगे। एक चीज बहुत समझने वाली बात है, एआई एक टूल है जिसको कोई ना कोई मैनुअल और जानकार व्यक्ति इस्तेमाल करे तो ये बहुत यूजफुल है। बट अगर आप सिर्फ एआई टूल के भरोसे आप बैठ जाएं कि उसको जो भी आपने डेटा दिया वो गिवन डेटा का एनालिसिस करके आपको खत्म कर देगा काम, बट वो किसी सॉल्यूशन के ऊपर, वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर काम नहीं कर पाएगा। तो बेहतर है एआई का स्कैनिंग बेस आप जरूर रख सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑप्शन के तौर पे, बट कोशिश ये करें कि किसी न किसी प्राइवेट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी या जो भी आप सर्टिफिकेशन आप रिक्वायर्ड रखते हैं उन पर्टिकुलर व्यक्ति के थ्रू व्यक्तिगत ऑडिट प्रॉपर कराया जाए, साइबर फोरेंसिक की जांच प्रॉपर हो। एक चीज होती है सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट, जो कि मैंडेटरी है कहीं ना कहीं जितने भी डिजिटलाइजेशन के बाद अपने यहाँ सिस्टम्स के इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं। बट हमारे यहाँ तकलीफ ये है कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी इस चीज के ऊपर फोकस करना ही नहीं चाहती, और ये कहीं ना कहीं जो अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि डिजिटल डकैती आप बोल सकते हैं, ये उसी का एक तरीका है कि भाई हमको उस बीच का लूप होल उनको मिला, उन्होंने इसका फायदा उठाया। तो मेरे ख्याल से वो जीनियस लोग ही थे जिनको पता था कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऐसा कभी कुछ इंप्लीमेंट करेगी नहीं, ऑडिट हमारे यहाँ कभी होना नहीं, किसी अधिकारी का ध्यान जाएगा नहीं, क्योंकि रैंडम ट्रांसफर होते रहते हैं तो सैलरी की एक फिक्स अमाउंट नहीं है, बढ़ती घटती रहती है। तो उनको ये मालूम था कि ये लूप होल है और हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल रामू जी, अगर एआई ने कुछ सेकंड में कथित गड़बड़ी का संकेत दे दिया है तो बरसों तक ऑडिट और निगरानी में ये क्यों नहीं दिखा? सरकार इस अंतर को कैसे समझती है? जी अरुण जी, इसमें तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार तो बिल्कुल निष्पक्ष है और ये इस पे बड़ी मछली, छोटी मछली तो अभी पकड़ में आ गए हैं, जिसमें बड़ी मछली भी हो सकते हैं, वो भी बिल्कुल इसके कटघरे के उसमें निकल जाएंगे। इसमें कोई बड़े बहुत वो नहीं है, चाहे जितने बड़े मछली है, अभी तो छोटे मछली निकले क्योंकि वो पकड़ में आ गए। अगर इसके पीछे बड़ी मछली बड़ी मछली लगी हुई है तो बिल्कुल उनको कार्रवाई, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं चाहिए। बिल्कुल कांग्रेस का आरोप है, अभी रिंकी जी आपको बोल रही थी कि निकम्मी सरकार जो जैसे जिस तरीके से निकम्मापना भरा है, इसके कारण से जो करप्शन और भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, इस पर कैसे नकेल कसेंगे, कैसे इनको चिन्हित करेंगे? क्योंकि उनके पिछले सरकार के जो उस मामले में हमारी सरकार भी तो छोड़ा है क्या, जो ऐसे मामले में लिखते बिल्कुल उनको सलाखे के पीछे ले आ रहा है, चाहे इस मामला में हो चाहे अन्य और भी मामले। जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो उनके पीछे संलिप्त है, ऐसे लोगों को कभी हम सरकार बख्श नहीं करेगा, उनको सलाखे के पीछे डाल के ही रहेगा, और इसमें चाहे कितने ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। बिल्कुल। तो रिंकी जी, क्या आपकी मांग केवल राजनीतिक जवाबदेही तक सीमित है या आपकी संस्थागत सुधारों का भी स्पष्ट प्रस्ताव रखते हैं? देखिए, जब सरकार जवाबदेही तय करेगी ना जी, तो खुद ब खुद सिस्टम सुधरेगा जी। लेकिन सरकार जो है केवल मशीनों पर ही आधारित रहना चाहती, मशीनों पर ही सिस्टम के आधार पर चलना चाहती, अपनी कोई जवाबदारी तय नहीं करना चाहती। अगर सरकार अपनी जवाबदारी समझती तो 2.5 साल से सरकार आंखें बंद करके नहीं बैठी रहती। आज मशीन ने एआई के द्वारा, आज एआई ने इसका खुलासा कर दिया। मैं कहती हूँ इंसानी सिस्टम क्या कर रहा था, इतनी बड़ी सरकार क्या कर रही थी, उनका निगरानी तंत्र क्या कर रहा था, जो 2.5 साल तक उनको भनक तक नहीं लगी। उनके ऑडिटर्स क्या कर रहे थे, ऑडिटर्स आकर के फॉर्मेलिटीज करके जा रहे थे। ऐसा अगर इस विभाग में है तो अन्य विभागों का क्या हाल होगा, आप ये सोचिए। रिंकी जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर ऐसा होता तो 2.5 साल में कार्रवाई हुआ ना। और ये वही सरकार है, ये वही सरकार है, ये वही सरकार है, तेजस की बात है, तो उस समय की स्थिति मजबूत पड़ी हुई हमारी सरकार ने, बिल्कुल अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सरकार बिल्कुल सचेतन है और कार्रवाई है। वो तो मशीन थी कि जो मशीन ने खुलासा कर दिया, वरना आज भी खुलासा नहीं हो पाता। आपकी सरकार में कितने लोगों को कार्रवाई पता ही ना, हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। बीजेपी जो है, बीजेपी पार्टी है ना, जो अन्य पार्टियों में रहने पर लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी ईडी के माध्यम से, और उसके बाद अपनी पार्टी में आने पर वो आरोप भूल जाते थे, वो आरोप भूल गए, साफ हो गए। यही पार्टी है
बीजेपी, भ्रष्टाचारों से के लोगों से भरी हुई पार्टी चलिए, है आरोप बीजेपी। प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता सिर्फ यही चाहती कि सरकार किसी की जो दोषी उन पर कार्रवाई हो। बहरहाल हम सोनाली जी से एक सवाल करते हैं। सोनाली जी, अगर रिकॉर्ड में बदलाव डिजिटल स्तर पर हुआ तो क्या मजबूत लॉगिन, एक्सेस कंट्रोल और एआई मॉनिटरिंग से ऐसे जोखिम काफी कम किए जा सकते हैं? देखिए, इसके लिए ना केवल एआई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं, इसके अलावा इसमें ना पावर की लिमिटेशन भी बहुत जरूरी है और एक जीरो ट्रस्ट पॉलिसी लाना भी इनको पड़ेगा। ये थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल मैनेजमेंट है, मैं तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक किसी व्यक्ति विशेष को आप सारी पावर्स ना एलोकेट करें कि जो डेटा की एंट्री कर रहा है वही उसको सर्वर पर भी फैच करे, वही उसको अप्रूव करके आगे भी फॉरवर्ड कर दे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमको हर व्यक्ति विशेष के लिए एक अलग अधिकार और एक अलग जिम्मेदारी देनी वहां पर जरूरी होगी। जब अगर आप कहीं एआई इम्प्लीमेंटेशन लेकर के आ रहे हैं तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपने प्रॉपर नेटवर्क लेयर सिक्योरिटीज रखी हैं, प्रॉपर अपने फायरवॉल्स एक्टिवेट करके रखे हुए हैं। इसके अलावा एआई अलर्ट्स आप वहां जरूर इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर किसी डेटाबेस में कुछ थोड़ा बहुत हेरफेर लग रहा है, कि अभी एआई ने पकड़ा कि भाई कुछ उनको अनयूजुअल पैटर्न्स दिखाई दिए, तो वो बस वो डिटेक्ट करें। बाकी का जो भी काम है या कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक मैनुअल निगरानी बहुत जरूरी है। और टाइम टू टाइम आप देखिए, मशीन मशीन ही होती है, वो इंसान का रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान को एज अ टूल दिया जाना चाहिए कि वो उससे उस चीजों को कुछ और बेहतर बना सके या लोगों के लिए चीजें थोड़ा इजी वे में आप ऑपरेशनल उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो यहाँ पर इतना ही बोलना जरूरी है मेरी तरफ से। भाई मैं यही सजेस्ट कर सकती हूँ गवर्नमेंट को कि अगर आप इम्प्लीमेंटेशन लेके आ रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी का विशेषकर आप ध्यान रखें, क्योंकि जो आप पहले देख सकते थे घूसखोरी ऐसे नॉर्मल चलती थी, जो चोरी ऐसे नॉर्मल होती थी लोगों के यहाँ, अब वो डिजिटल होने लगे और अब वो कहीं ना कहीं सेंस लगा के डिपार्टमेंट तक भी पहुंच चुकी है। तो बहुत श्योर है इस चीज के लिए कि आगे भी कोई ना कोई हो सकता है ऐसा ब्रॉड माइंडेड या जीनियस इंसान बैठा हो जिसको ये पता हो कि एआई के थ्रू मैं अब आगे कैसे फायदा उठा सकता हूँ। कोई मैनुअल निगरानी अगर नहीं है तो अभी जो 2 करोड़ का हो सकता है आगे चल के 200 करोड़ भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप एआई इम्प्लीमेंटेशन या डिजिटल युग में आगे बढ़ने की आप सोच रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसकी सिक्योरिटी व्यवस्था पहले रखें, उसकी ऑडिटिंग की एक प्रॉपर टीम पहले रखें और खास तौर पे जिम्मेदारियों का जो आवंटन है वो बहुत देख दाख के सोच समझ के किया जाए। बिल्कुल। रामू जी, क्या इस मामले के बाद वित्तीय नियंत्रण, डिजिटल सुरक्षा और ऑडिट प्रक्रिया में व्यापक सुधार की समय सीमा तय की जाएगी? बिल्कुल अरुण जी, ये समय सीमा तय की जाएगी। अभी तो ये पहला हुआ है और इसमें कोई भी नहीं रहेंगे इसमें। बिल्कुल। रिंकी जी, क्या आप समयबद्ध जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करेंगे ताकि जनता को पूरी जानकारी मिल सके? बिल्कुल करेंगे। जनता के समक्ष सार्वजनिक होनी चाहिए जांच रिपोर्ट और निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल ये इतने बड़े जो ये जो कांड हुआ है, इतने बड़े हेराफेरी में केवल 3 कांस्टेबल शामिल नहीं हो सकते, इसमें और भी हाथ हो सकते हैं, इसमें और भी लोग हो सकते हैं, इसमें सफेद पोस्ट भी हो सकते हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम आ सकते हैं अगर इसकी निष्पक्ष जांच की जाए तो। बिल्कुल। सोनाली मैम, क्या आने वाले समय में एआई सरकारी वित्तीय पारदर्शिता का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन सकता है? देखिए, एआई तो मैं अभी भी बोलूंगी कि दुनिया के लिए बहुत खतरनाक चीज है। वो बस एक टूल है, मैं ये चीज बार बार रिपीट करती हूँ, वो एक टूल है जिसको आप सहायता के लिए मैनुअल कहीं ना कहीं एक लीडरशिप के साथ आप यूज करें तो बहुत सही है। अदरवाइज एआई धीरे से अगर आप ये सोचोगे कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को इस एआई टूल के साथ बदल दूं तो वो आगे चल के बहुत नुकसान पहुंचाएगा। एआई आज भी एक ऐसा बच्चा है जिसको हम जो चीजें सिखा रहे हैं वो चीजें वो कलेक्ट करता जा रहा है और उन्हीं चीजों से नियर फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ चीजें इंप्लीमेंट करेगा। अगर किसी ने एआई को कुछ गलत फीड कर दिया, गलत सिखा दिया, तो वो सेल्फ डेवलप लॉजिक नहीं, वो गिवन डेटाबेस के ऊपर लॉजिक्स लगा के काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी आने वाली तबाही का भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। बिल्कुल। रामू जी, एक सवाल है कि जिस तरीके से ये करप्शन और भ्रष्टाचार ही छत्तीसगढ़ को चूस रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जब मुख्यमंत्री हाउस से सीएम हाउस तक मुख्यमंत्री तक बात पहुंचती नहीं, उसके पहले ही मामले को दबा दिया जाता है कागजी घोड़े दौड़ाकर। ऐसा सिस्टम में कहाँ खामी है? कौन से ऐसा घून है जो लगातार उनको चूस रहा है और मुखिया तक बात ही नहीं आ पाती है? बदनाम इसमें सरकार होती है, खाने वाले मजा मारने वाले दूसरे लोग होते हैं। कैसे इनकी पहचान करेंगे? सिस्टम में आपकी कहां पे खामी है जो लगातार करप्शन और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है? ये जो भी लोग होंगे भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, चाहे वो सीएम हाउस तक नहीं पहुंचता है, जो अधिकारी कर्मचारी होंगे, बड़े स्तर के होंगे, तो ये इनके पीछे भी लगे हुए हैं। और ये अगर तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं अरुण जी, और प्रदेश की जनता को भी आश्वस्त करना चाहूंगा, ये बचेंगे नहीं।
जनता के पैसा, प्रदेश के पैसा उस पे डाका डालने वाले ये बक्से नहीं जाएंगे, चाहे कितने बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। बिल्कुल। और रिंकी जी, विपक्ष में होने के नाते आरोप लगाना तो नॉर्मल बात है, आरोप लगाने में कोई किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। एक बात बताइए, अगर छत्तीसगढ़ में करप्शन भ्रष्टाचार बढ़ता है तो क्या कुछ आपके पास रोड मैप तैयार किए हैं? क्या कोई रोड मैप है आपके पास जो सरकार को आप बता सके, दिखा सके, भैया आप ऐसे नहीं ऐसे काम करो, ताकि जो देश की जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता का जो टैक्स का पैसा है वो बच सके? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी को ये सोचना होगा कि जो दूसरी पार्टी है, दूसरी पार्टी में रहते हुए जिस पर वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, उसको वो अपनी पार्टी में आने पर भ्रष्टाचार के आरोप कैसे हट जाते हैं? उसको अपनी पार्टी में लेकर के वो भ्रष्टाचार के आरोप गायब हो जाते हैं। सबसे पहले तो उसे अपना सुधार करना चाहिए, अपनी वॉशिंग मशीन पर ध्यान देना चाहिए, जो वो वॉशिंग मशीन बना के रखी है बीजेपी पार्टी। आज मैं बार बार कह रही हूँ कि ये मशीन के माध्यम से जो खुलासा हुआ है वो धन्यवाद हो इस मशीन का, जो खुलासा हो गया, वरना ये पार्टी तो शायद कभी इसका खुलासा करती नहीं। रिंकी जी मैं आपको बिल्कुल नहीं करती। कहना चाहूँ, हमारी सरकार ये वही पार्टी है, पकड़ में आएंगे और आपने 5 साल में आपकी सरकार ने क्या किया ये बताइए ना। वो भी जनता, छत्तीसगढ़ की जनता वो भी सुनना चाहेगी। आपके 5 साल की सरकार में कितने भ्रष्टाचार, आपके 5 साल के कितने चले नेताम साहब, मैं रिंकी जी से जवाब ले लेता हूँ, फिर आपको टाइम देता हूँ, आप बोलिएगा। रिंकी जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, आपको जो जवाब होगा बिल्कुल दीजिएगा। इसलिए मैं कहती हूँ, जी बोलिए रिंकी जी। इसलिए मैं कहती हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसमें केवल 3 लोग नहीं हो सकते। 3 साल से ये नेटवर्क चल रहा है और सरकार को भनक तक नहीं है, ऐसा असंभव है। बिना किसी बड़े व्यक्ति के हस्तक्षेप के, बिना किसी बड़े व्यक्ति के सहयोग के ये होना असंभव है। इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच की हम मांग करते हैं। जो कोई इसमें संलिप्त हो उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, निष्पक्ष जांच हो, जो लोग भी इसमें शामिल हो उनका नाम सामने आए। नेताम साहब, जिस तरीके से अभी कांग्रेस ने आप पर आरोप लगाया है कि जो करप्शन भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है तो धुल के और पाक साफ हो जाते हैं, तो इस पर क्या कहेंगी कांग्रेस के जवाब में? अरुण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बताए ना पिछले 5 साल में कितने भ्रष्टाचार हुआ देश के, उसमें कितने लोगों को सजा दिए, कितने लोगों पे आपको यही कहना है, ये बताए। बस अपने नाकामी छुपाने के लिए जो भी अपराधी अपने पर आरोप लगे, आपको बता दिया, 5 साल में बता देंगे। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पिछली पार्टी पर आरोप लगाना है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करना है। सरकार अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करेगी। सुनिए, वर्तमान सरकार जो है ना, वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी बनती है। रिंकी जी, रामू जी को बोलने दीजिए। देखिए, डिबेट का कोई मतलब नहीं निकलेगा, अगर सभी एक साथ बोलेंगे डिबेट का कोई मतलब नहीं निकलेगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए एक एक करके बात रखें, चूंकि देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता आपको देख रही है, सुन रही है। रामू जी जी भाई बता रहा हूँ, हमारी सरकार बिल्कुल अस्वस्थ है, और जिसमें मैं जब भी बोला हूँ, कितने बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर इसमें चाहे पॉलिटिक्स वाला व्यक्ति हो, चाहे आधिकारिक वर्ग में भी हो, ये बचेंगे नहीं। बिल्कुल इनको पर कस ले जाएंगे और ये तलाके के पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल। सोनाली जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से ये जो फर्जीवाड़े करते हैं, कथित भ्रष्टाचार जिस तरीके से अंजाम देते हैं, इनमें कौन कौन सी बीएनएस की धाराएं लगेगी और इनको कितने साल की सजा होती है? देखिए, पहला तो इसमें आईटी एक्ट तो मैंने पहले ही बताया कि इन्वॉल्व रहने ही वाला है। आईटी एक्ट 2000 से अगर आप करें तो 43 डेफिनेटली, क्योंकि इन्होंने डिजिटल साक्ष्य के साथ भी छेड़छाड़ की है, कहीं ना कहीं काम किया, डेटा डिलीट भी कर दिया है, डेटा में अल्ट्रेशन भी किया है, और अपार्ट फ्रॉम दिस सिस्टम और सर्वर में इनकी हैकिंग की भी आप इस पे चार्जेस इनको पुट कर सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास उसका अधिकार था उसके पास कंप्लीट एक्सेस था, मतलब वो कंप्लीट डेटा ट्रेल एक्सेस कर पा रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस डिपार्टमेंटल धोखाधड़ी के अलावा अपनी पावर का मिसयूज, तो 75 इनके ऊपर लगेगी। आईटी एक्ट में 63, 66, 65 ये भी लगेंगी। तो ये मोटा 5 से 10 साल के लिए जेल जाएंगे मान के चलिए। और गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि जो भी पैसे का इन्होंने गबन किया है, ये उस चीज को उनकी निजी प्रॉपर्टी के थ्रू भी बेच बाच के उसको भी रिकवर करवा सकती है गवर्नमेंट। तो ये तो है। अब एक और चीज मैं अरुण जी बोलना चाहूंगी, क्योंकि आपने मुझे मंच दिया है, तो
मुझे ऐसा लगता है कि ये आपस में पॉलिटिकल पार्टीज के लड़ने का ग्राउंड नहीं होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अभी के डेट में जिसके पास पावर है वो कुछ अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन देखें, ये ज्यादा अच्छा है। और अगर आने वाली कोई और सरकार बदलती है जो भी है तो वो उन चीजों को सजेस्ट करे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज कहीं एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर वो दोनों, एक अपोनेंट है एक जो काम कर रहा है, तो सामने वाले के आइडियाज को भी ले और आगे बढ़ के सुधार करे, क्योंकि दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं पब्लिक हित के लिए ही होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को डिफेम करने के लिए। बिल्कुल। रिंकी जी, बीजेपी का आरोप है कि लगातार जब से बीजेपी की सरकार आई है, धड़ाधड़ चाहे कोल माफिया हो, चाहे किसी भी घोटालेबाज के हो, शराब घोटाले, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे, जेल भेज रहे हैं। कांग्रेस की सरकार पे क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही थी? ये आरोप बीजेपी का है, जवाब दीजिए बीजेपी को। बीजेपी जो है वो केवल अपने लिए कार्य करती है। बीजेपी झूठा आरोप भी लगाती है। क्या आप बीजेपी को साफ सुथरा समझ रहे हैं क्या? बीजेपी अगर साफ सुथरी होती ना तो आज आप ये खुलासा आप जो देख रहे हैं ना, ऐसे कई खुलासे हो सकते हैं अगर मशीन से खुलासा हो तो। लेकिन बीजेपी जो है, बीजेपी केवल दूसरी जो पार्टियां हैं, आप देखेंगे 90% वो दूसरी पार्टियों पर ही अटैक कर रही है। और जबकि दूसरी पार्टी पर अगर अटैक करती है और उन लोगों पर अगर आरोप रहता है तो आप उनसे अपनी पार्टी में क्यों शामिल करते हैं? और आपकी पार्टी में आने पर वो आरोप कहाँ चला जाता है? इसका जवाब है बीजेपी के पास में? नहीं है इसका कोई जवाब। 90% लोग बीजेपी में शामिल है जो अदर पार्टी से आए हुए लोग हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले पार्टी लगाई थी ईडीसीबीआई का सहयोग करके, ईडीसीबीआई के इशारे पर चला करके उनके द्वारा दबाव बना के अदर पार्टी के लोगों पर आरोप लगाती थी। अदर पार्टी के लोगों पर घोटाले का आरोप, मनमानी आरोप लगाती थी। और वही लोग अगर इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो आरोप खत्म हो जाता है। रामू जी जवाब दीजिए कांग्रेस का। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपका जवाब रामू जी से लाए। रामू जी जवाब दीजिए। इसलिए पूरा देश बीजेपी को वॉशिंग मशीन पार्टी के नाम से जानने लगा जी। अपराध हुआ है, जहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, 2.5 साल में कई ऐसे मामले आपने देखे होंगे। बिल्कुल, कोई बख्शे नहीं 2.5 साल में। मैं वही चीज तो रिंकी जी को पूछना हूँ, भाई ये 5 साल में जो अपराध हुए उनको क्या किए? भाई हमारी सरकार प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहिए, वो भी अपराध है, उनको ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करते जा रहे हैं। आज मशीन के द्वारा खुलासा हुआ, इसका खुलासा हुआ, आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार क्या कर रही थी? वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी बनती है, संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि आपकी निगरानी होनी चाहिए। इतना बड़ा घोटाला पुलिस विभाग में हो गया, वर्तमान लोगों की सैलरी जिम्मेदारी घोटाला हो गया, आपकी सरकार सो रही थी। आपने शुरू में कहा अक्टूबर 2023 से कांग्रेस की सरकार थी, 2 महीने बाद आपकी सरकार बनी, 2 महीने में ही सारे घोटाले हो गए क्या? नहीं, मई 2026 तक कथित तौर पर घोटाला चला है। तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपने क्यों नहीं पकड़ा? आपके ऑडिटर्स आते थे, साइन करके चले जाते थे, आप क्या कर रहे थे? आपका क्या कर रहा था? इनको पकड़ी हुई है। आपको तो बहुत चलिए हम सोनाली जी से एक फाइनल जवाब ले लेते हैं। सोनाली जी, जिस तरीके से एआई ने ये करप्शन पकड़ा है बहुत अच्छी बात है। क्या जैसे राजस्व विभाग हो गया, बहुत सारे विभाग है, बैंकिंग सेक्टर भी है, क्या एआई का तकनीकी आगे चल के सभी सेक्टरों में काम कर सकता है? हाँ, डेफिनेटली कर सकता है। और अगर आपने एक नाम बैंकिंग का लिया ही है तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि बैंकिंग में स्पेशल ऑफिसर साइबर का एक रिक्रूटमेंट होता ही है, अलग से हर साल निकलती है इसकी वैकेंसीज। और वो लोग ऑलरेडी अपने नेटवर्क, सर्वर, उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन के मतलब आपके लेयर्स होते हैं, डेटा लेयर्स होते हैं, उनके ऊपर वो प्रॉपर ऑडिटिंग और सर्वर के ऊपर मॉनिटरिंग जैसी सारी चीजें, सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट, इन सब चीजों के ऊपर ऑलरेडी वो काम करते ही है। और अगर वैसा ही कुछ सिक्योर सिस्टम बाकी डिपार्टमेंट्स में भी इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर RAW, NIA, IB, इसके अलावा GST, ED, इनकम टैक्स, TRI, ये ऑलरेडी कुछ ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करके बैठे हुए हैं। उनके टाइम टू टाइम इस चीज की ट्रेनिंग और सारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। ये कुछ डिपार्टमेंट्स रह गए हैं जहां तक ये चीजें नहीं पहुंच पाई है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट एजेंसीज को भी इस टाइप की चीजें, थोड़ी सी सहूलियतें IT के मामले में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो बिल्कुल, आज की बहस सिर्फ 2 करोड़ रुपए की कथित वेतन घोटाले का नहीं था। आज की बहस उस सिस्टम की थी जिस पर जनता अपने टैक्स के हर रुपए की सुरक्षा का भरोसा करती है। अगर शुरुआती जांच में सामने आए तथ्य सही साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ 3 लोगों तक सीमित नहीं रहेगा,
ये उस पूरी व्यवस्था की अग्नि परीक्षा होगी जिसका काम गड़बड़ियों को समय रहते रोकना और पकड़ना था। एक तरफ इंसानी सिस्टम था, दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस गड़बड़ी के संकेत वर्षों तक पारंपरिक निगरानी में सामने नहीं आया, उनका सुराग तकनीक ने दे दिया। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन याद रखिए, एआई सुराग दे सकता है, सवाल उठा सकता है, संदिग्ध पैटर्न पहचान सकता है, मगर न्याय केवल निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और अदालत की प्रक्रिया से ही पूरा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल सरकार के सामने है, क्या कार्रवाई केवल गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित रहेगी या फिर जवाबदेही वहां तक भी पहुंचेगी जहां से पूरे सिस्टम की निगरानी होती है? क्या यह मामला पूरे प्रदेश के सरकारी विभागों में एआई आधारित ऑडिट की शुरुआत बनेगा? क्या जनता के टैक्स के पैसे की सुरक्षा के लिए अब तकनीकों का अस्थायी प्रहरी बनाना पड़ेगा? और याद रखिए, फाइलें झूठ बोल सकती है, हस्ताक्षर धोखा खा सकते हैं, लेकिन डेटा अपनी कहानी खुद कहता है। अगर सिस्टम पारदर्शी होगा तो जनता का भरोसा भी मजबूत होगा, और अगर जवाबदेही तय होगी तो भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगेगा। इसी उम्मीद, इसी सवाल और इसी संकल्प के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।